खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश चुनाव तो मुख्य रूप से जब कृषि कानूनों को खत्म किया गया, आधार या इसका माना गया या कहीं मुख्य से करवट बदलती है, किस तरह से मौके की कह सकते हैं कि तलाश में रहती है कि जिस तरह से मौका मिले और उसी पे जो है। आगामी 2 महीने के बाद देश में आम चुनाव होने वाले हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव की। इन चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दल अपनी सियासी जमीन खोजना शुरू कर चुके हैं। एक तरफ जहां पर एनडीए में शामिल तमाम दल एक बार फिर से प्रचंड जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन यानी कि विपक्षी दलों का सबसे बड़ा गठबंधन और उसमें शामिल दलों को उम्मीद है कि 2024 में केंद्र की सत्ता में वापसी का रास्ता खोला जाए। इसके बाद अब देखना यही है कि उत्तर प्रदेश जहां पर सबकी नजरें टिकी हुई है, वहां से दोनों दलों को यानी कि सरकार और विपक्ष को कितना फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया है और ऐसे में आने वाले चुनाव में उनको तीसरी बार उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत दर्ज करने की उम्मीद है। और ऐसे में आने वाले वक्त में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिरकार तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो किस आधार पर अपनी चुनावी रणनीति तैयार करने वाले हैं। जयंत चौधरी जो कि पश्चिमी यूपी की दिग्गज नेता माने जाते हैं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के पोते हैं। पिछले दिनों उनके पिता का निधन हो गया था, लेकिन एक बड़ी जनसभा करके उन्होंने लोगों से अपार जन समर्थन मांगा था। अब देखना यही है कि जयंत चौधरी जो कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थित खेमे एनडीए में जाने की सुगबुगाहट उनकी तेज हो रही है, तो आगामी वक्त में क्या यहाँ पर यूपी की सियासत में एक और बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ नजरें टिकी हुई हैं बसपा सुप्रीमो मायावती पर, क्योंकि उन्होंने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं और आगामी वक्त में उनकी क्या चुनावी रणनीति रहने वाली है, इस पर खास चर्चा होने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम सियासी पंचनामा में आपका स्वागत है। न्यूज रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और तमाम सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यूपी की राजनीति इस बार किसकी नैया पार लगाएगी। सबसे पहला सवाल रहेगा मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी से। अमन जी, जयंत चौधरी किसान नेता यहाँ पर एनडीए खेमे में जाने की बात कर रहे हैं। किसान आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बुलंद आवाज़ करते नजर आए थे, तो क्या कितना इम्पैक्ट डालने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, और दूसरी तरफ मायावती का क्या स्टैंड रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल जयंत चौधरी के जाने से मेरे ख्याल से पश्चिम यूपी की जो राजनीति में बड़ा भूचाल आने को तैयार है, क्योंकि सपा को लग रहा था कि अगर जयंत उनके साथ रहते हैं तो पश्चिम की राजनीति में उनका एक प्रभाव पड़ सकता है। आपने देखा भी कि जब सीटों के बंटवारे की बात चल ही रही थी, उस वक्त सबसे पहले सपा ने 7-8 सीटें जो है आरएलडी को दे दी कि भाई आप पहले सीटें लीजिए, उसके बाद जो है बाकी हम सीटें बांटते रहेंगे। तो यानी कि उन्होंने सबसे ज़्यादा तवज्जो जयंत चौधरी को दी कि उनके ज़रिए पश्चिम की जो राजनीति है उसके ऊपर एक प्रभाव कहीं ना कहीं जो इंडी गठबंधन है उसका पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पाला बदला है या लगभग बदलने की कगार पर वो खड़े हुए, उससे ये नज़र आता है कि पश्चिम की यूपी में अब सपा को वो कह सकते हैं वोट बैंक नहीं मिलेगा जो उनको मिलना चाहिए था, वो जो उनको समर्थन मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। तो ऐसे में लगातार अब ये बात उठ के सामने आ रही है कि क्या सपा अब एक बार फिर से कुछ ही सीटों पर सिमट के रह जाएगी। ये उसके लिए एक प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि बसपा भी उस जो इंडी गठबंधन के साथ में नहीं है। कांग्रेस पार्टी का लगातार वोट बैंक लगभग ख़त्म होने की कगार पर खड़ा हुआ है। तो ऐसे में सपा के लिए मुश्किलें ये हैं कि वो अकेले दम पर क्या 10-20 सीटें भी यूपी के कह सकते हैं पूर्वांचल से या मध्य यूपी से निकाल सकती है। मुझे लगता है कि अभी ये बहुत दूर की कौड़ी है, क्योंकि खुद अखिलेश यादव अभी बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है। अगर आप देखें, उन्होंने जो सूची जारी की थी उसमें भी 3-4 नाम तो उनके परिवार के ही थे, और बाकी जो नाम थे वो ऐसे नाम नहीं हैं जो बीजेपी प्रत्याशियों का मुकाबला कर सके। तो ये लगातार नज़र आ रहा है कि बसपा अगर इस मैदान में उतरेगी तो यहाँ पर सपा की जो हालत है वो और ज़्यादा ख़राब होती हुई नजर आएगी। अमन जी, 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जयंत चौधरी को दे सकती है, जबकि अखिलेश यादव ने 7 सीटें पश्चिम में देने का ऐलान कर दिया है। आखिरकार क्यों रुख करना है एनडीए का? देखिए, 5 सीटें भी अगर उसको मिलती हैं, 3 लगभग सुनने में आ रहा है कि लगभग 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं वो। तो ऐसे में जो 3 सीटें हैं वो लगभग उनको जीती हुई पोजीशन पर ला सकती है। आपने देखा कि 19 में भी उनके साथ हाथ में कोई सीट नहीं लगती है, आई थिंक 14 में भी उनको कोई सीट नहीं मिलती है। तो ऐसे में उनको लग रहा है कि अगर बीजेपी के साथ जाया जाए तो कम से कम 2 से 3 सीटें जो मिल रही हैं हमें, उसमें से 1 या 2 सीट तो पक्की हो जाएंगी। और राज्यसभा की सीट की भी बात चले तो ऐसे में ये ज़रूर कहा जा सकता है दिनेश कि हर एक आदमी राजनीति में अपना जो कह सकते हैं वर्चस्व वो लाना चाहता है, अपने आप को
मजबूत करना चाहता है, अपनी सीटें कहीं ना कहीं जीतना चाहता है। और अभी फिलहाल बीजेपी की जिस तरह की पोजीशन है उसको देखते हुए जयंत चौधरी को ये लग रहा है कि अगर मैं बीजेपी के साथ जाऊंगा तो ज़रूर 1-2 सीटें जीत जाऊंगा, और कहीं ना कहीं लोकसभा के अंदर जो उनकी पार्टी पिछले 2 बार से कोई सांसद नहीं पहुंच पा रहा है, तो कोई ना कोई सांसद ज़रूर पहुंच जाएगा। ऐसे में उनकी जयंत चौधरी की पत्नी का भी लगातार खबरें हैं कि वो भी चुनाव लड़ सकती हैं, और 2 सीटें और भी उनके पास है, यानी कि 3 सीटों पर लगभग चुनाव वो लड़ सकते हैं। राज्यसभा की भी उनको 1 सीट मिल सकती है, तो 3 सीटों में लगभग अगर 2 भी जीतते हैं तो ये उनके लिए बेहतर बात हो जाएगी। साथ में जिस तरह से चौधरी चरण सिंह को जो भारत रत्न दिया गया, आप समझ सकते हैं कि राजनीति किस तरह से करवट बदलती है, किस तरह से मौके की कह सकते हैं कि तलाश में रहती है कि जिस तरह से मौका मिले और उसी पे जो है किस तरह से लोगों को अपनी तरफ खींचा जाए। बीजेपी इस काम में माहिर है, क्योंकि आपने देखा कि कर्पूरी ठाकुर को जिस तरह से बिहार में भारत रत्न देने की बात की जाती है, उसके बाद नीतीश जो है उनके खेमे में पहुंच जाते हैं। तो हर चीज़ की कोई ना कोई प्लानिंग बीजेपी करके रखती है, और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी इसी में हमेशा चूक जाती है। बिल्कुल, यहाँ पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो पश्चिमी यूपी जो है वो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी यानी कि ये कहें कि चौधरी चरण सिंह का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। किसान आंदोलन के वक्त पर भी सबसे ज़्यादा समर्थन पश्चिमी यूपी से ही किसानों को मिला था। ऐसे में अगला सवाल रहेगा अक्षय से। अक्षय, जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, किसान आंदोलन में ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली, बीजेपी के खिलाफ तमाम किसान संगठन दिखाई दिए। ऐसे में जयंत चौधरी जो किसानों के राजनेता के रूप में मशहूर है, क्या यहाँ पर अपने ही लोगों से धोखेबाजी करते नजर आ रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से 2020 में किसान आंदोलन शुरू हुआ था और करीबन यहाँ 14 से 15 महीने किसान आंदोलन चला। 11 दिसंबर मुझे तारीख जहन में आती है, 11 दिसंबर 2021 की वो तारीख जब यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि अब इन तीनों कृषि कानूनों को यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश चुनाव तो मुख्य रूप से जब कृषि कानूनों को ख़त्म किया गया, आधार या इसका माना गया या कहीं मुख्य कारण इसका माना गया था कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव आ रहे थे उसको लेकर लगातार ये चीज़ थी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सत्ता हिलने वाली है, सत्ता से बेदखल बीजेपी हो जाएगी इन कृषि कानूनों की वजह से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बीजेपी अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रही। हालांकि 17 की तुलना में लगभग 50 से 55 सीटों का नुकसान बीजेपी को जरूर हुआ, लेकिन वो यहां सत्ता को पाने में कामयाब रही। लेकिन अब जब जिस तरीके से यहां किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन का जब यहां नेतृत्व एक प्रकार से राकेश टिकैत कर रहे थे, जनवरी का मुझे यहां महीना ध्यान में आता है, जनवरी फरवरी का वो यहां वक्त था 2021 का, जब एक बात कही गई कि किसान आंदोलन कमजोर पड़ रहा है। उस वक्त इन्हीं जयंत चौधरी के पिता और आरएलडी के संस्थापक अजीत सिंह उस वक्त बागपत क्षेत्र में मौजूद थे, और ये बात लगातार कही गई कि अजीत सिंह ने भारी संख्या में समर्थकों को भेजा राकेश टिकैत के समर्थन के लिए। ये बात करीब यहाँ फरवरी महीने के आसपास की बताई जाती है कि उससे कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को और ज़्यादा मजबूती मिली थी। जब यहाँ ये बात कही जा रही थी कि किसान आंदोलन कमज़ोर पड़ रहा है, कहीं भी यहाँ किसान आंदोलन का जिस तरीके से कमज़ोर पड़ रहा था, कभी भी किसान वापस लौट सकते हैं। चाहूँगा, क्या किसानों को साधने के लिए यहाँ पर बीजेपी जयंत चौधरी को अपने खेमे में खींचना चाहती है क्योंकि चुनावी लाभ लेना है? निश्चित तौर पर देखिए, किसानों को साधने के लिए ही यहाँ पर जयंत चौधरी को किया जा रहा है, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो यहाँ जिस तरीके से किसान आंदोलन, फिर वही बात आती है कि कृषि कानून जो सरकार के द्वारा लाए गए, 2 कानून लाए गए थे। एक में अधिनियम, यहाँ एक आवश्यक वस्तु अधिनियम था जिसमें संशोधन यहाँ पर सरकार के द्वारा किया गया था। लेकिन उसके बाद से किसानों के मन में जो यहाँ छवि बनी है बीजेपी की, वो बहुत ही ज़्यादा खराब हुई है, और इसका प्रभाव हमें देखने को मिला था कहीं ना कहीं बीते चुनावों में भी उत्तर प्रदेश के। लेकिन अब जिस तरीके से बीजेपी अपने यहाँ मिशन पर निकली है, और खासतौर पर जिस तरीके से बीजेपी ने शुक्रवार को चौधरी चरण सिंह को यहां भारत रत्न देने का ऐलान किया, तो यहां पर उन्हें बिल्कुल तरह से साधने की कोशिश। और इसी चीज़ को आप देखिए, चौधरी चरण सिंह का जब कभी भी यहाँ जिक्र आता है, नाम आता है, एक बात उनको लेकर कही जाती है कि किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह, ये शब्द कहें तो उनके साथ हमेशा जुड़ता। अब ऐसे में जिस तरीके से उन्हें यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री को यहाँ भारत रत्न देने का यहाँ ऐलान भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा किया गया, निश्चित रूप से किसानों को साधने की कवायद में बीजेपी अब जुट गई है। बिल्कुल, यहाँ पर कहीं ना कहीं किसानों को साधने की कवायद में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है, और जयंत चौधरी को साधने के लिए यहाँ पर तमाम जो है सियासी फेरबदल होते हुए नजर आ सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान भी भारत सरकार ने कर दिया है। इसके साथ साथ जयंत चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। अब देखना यही होगा कि किस तरीके से जो यूपी की राजनीति है वो करवट लेती नजर आती है। अबरार से सवाल रहेगा, मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद है। अबरार, जिस तरीके से जयंत चौधरी एनडीए खेमे में जा सकते हैं, तो क्या मायावती को अब साधने के लिए जो विपक्षी दल हैं वो जोर आजमाइश करते दिखाई देंगे? देखिए, बिल्कुल, चूँकि जो है जयंत चौधरी जो कि एक उम्मीद थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि इंडिया गठबंधन को उनके चेहरे की वजह से सीटों पर जो है भारी बढ़त मिल सकती है,
और उत्तर प्रदेश चूँकि बड़ा राज्य है तो हर कोई दल, हर कोई गठबंधन ये चाहेगा कि उत्तर प्रदेश से ज़्यादा सीटें जो जीती जा सकें। लेकिन अब ऐसे में जयंत चौधरी ने जब इस तरीके के संकेत दे दिए, लगभग उनका जाना तय ही है, तो अब मायावती को लेकर के अखिलेश यादव को या फिर आप कहें कि इंडिया गठबंधन के जो तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं उनको एक रणनीति ज़रूर बनानी पड़ेगी। और सबसे बड़ा इसमें जो सहयोग या योगदान आप कहें वो अखिलेश यादव का हो सकता है, चूँकि अखिलेश यादव ही इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता हैं। तो उन्हीं सीटों के तौर पर जो है मायावती को कहीं ना कहीं जो है गठबंधन में लाने के लिए तमाम कवायद को अपनाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव अगर इस पूरे मामले पर उस तरीके से नेगोशिएशन की स्थिति में अगर आते हैं तो मायावती ज़रूर इस गठबंधन का हिस्सा बनना चाहेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर कहीं ना कहीं अब विपक्षी दल भी कोशिश करना चाहेंगे कि यहाँ पर मायावती को किसी न किसी तरीके से अपने खेमे में शामिल किया जाए ताकि मामले को दिलचस्प बनाया जाए। यहाँ पर आपको बता दें कि दलित वोट बैंक की राजनीति करती हुई नजर आती है मायावती, और ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो सियासी आधार है वो कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में साबित होता है। फिलहाल न्यूज़ रूम से हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।